गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो मिठाई खा ली आप लोगों ने, है ना। और जैसे कोई बच्चा आता है मिठाई खिलाने के लिए, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको भी मौका मिलेगा मिठाई खिलाने का। बिना मिठाई खिलाए ज्वाइनिंग मत लेना, है ना। सीधी सी बात ये है, अगर बिना मिठाई खिलाए आपने ज्वाइनिंग ले ली ना, तो आपको मिठाई खिलाने तो आना ही पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो चीजें देखो, मैं तो बोल देता हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ खड़ा क्यों रखता हूँ। आप लोगों का सबका नंबर आएगा, सबका एक एक बच्चे का आएगा। फिर मैं यहाँ खड़ा करके उससे पूछूंगा कि आपने क्या किया, तो बच्चा क्या बोलेगा। वैसे मेरे सामने खड़ा तो यही बोलेगा, है ना। क्या बोलेगा कि मैं सर से पढ़ा हूँ, ठीक है। उसके अलावा सर ने एक एक बात जो बोली है मैंने उसकी बात मानी है ना। लेकिन वाकई में सच्चाई भी यही रहेगी। जब आपका सिलेक्शन होगा तब, सिलेक्शन नहीं होगा तो हो सकता है कि आप थोड़ा इधर उधर फिर भी भटक रहे हो, है ना। कि आप कुछ ऑनलाइन के अंदर पढ़ रहे हो। मैं आपसे मना कर रहा हूँ कि टेलीग्राम मत देखा करो ज्यादा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि टेलीग्राम आप देख रहे हो, ठीक है। फिर भी हो सकता है कि टेलीग्राम चैनल पर आप जो है क्वेश्चंस वगैरह नए मिल जाए, नया डिस्कशन हो जाए। मूर्खों की सभा लगती है वहां पर, ठीक है। सीधी सीधी बात है जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वहां पर अगर 10 क्वेश्चन है ना, 10 में से 9 के कंसेप्ट तो आप गलत उठाओगे, या फिर आप ऐसे चले जाओगे डिप्रेशन में कि भाई पता नहीं कौन से क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, ये टॉपिक हमने कर लिया लेकिन फिर भी हम आंसर नहीं दे पा रहे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सिर्फ अपने को बीटेक वाला पार्ट आपको समझ करके चलना है। बीटेक वाला पार्ट, बीटेक के बाद में सब्जेक्ट के स्पेशलाइजेशन भी होते हैं, एमटेक होता है, पीएचडी होता है ना। तो सिविल बहुत बड़ी है, उसमें से आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, है ना। अब उसमें भी आपकी पकड़ दो दो चीजों पर केंद्रित होनी चाहिए। एक तो है समझने वाली चीज और एक है जिनको रटना पड़ेगा, कि जिसको बता दिया गया है कि ये ऐसा होता है तो होता है, इसको ये कहते हैं तो ये कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशंस, टेक्निकल टर्म्स को समझो। उसके अलावा मैथ्स और फिजिक्स को ना बच्चे अप्लाई नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। और मेंस जैसे एग्जाम में, अगर एसएससी मेंस आप देते हो तो मेंस जैसे एग्जाम में बिना अप्लाई किए हुए आपको जो है रिजल्ट मिलेगा भी नहीं, ठीक है। बिना अप्लाई किए हुए, बिना क्वेश्चंस को ढंग से सॉल्व किए हुए। तो मैं क्या बोलता हूँ, आपको क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करवाता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ आपसे, मैं कहता हूँ आप डायग्राम बनाया करो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। जिसमें भी न्यूमेरिकल आता है तो वहां पर आप लोग सीधा लिखना शुरू कर देते हो। मैं अभी भी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कॉपीज में आपने सीधा फॉर्मूला लिखना शुरू कर दिया। नहीं, आदत थोड़ी सी चेंज करो, ठीक है। आदत यदि चेंज करोगे, थोड़ा सा तो दिक्कत आती है स्टार्टिंग में तो, लेकिन उसके बाद में आपका रूटीन बन जाता है। रूटीन बन जाता है, अच्छी आदतों का रूटीन यदि बना लोगे तो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, है ना। नहीं बना पाए रूटीन तो फिर आपको दिक्कत रहेगी, है ना। तो अच्छी आदतें वैसे बोलते भी है कि 21 दिनों में यदि आप चीजों को रिपीट करते रहे उसी तरीके से, तो वो आपकी आदत में बन जाता है ना, वो आपकी हैबिट बन जाती है। बस आप 21 दिन का स्ट्रगल कर लो, है ना, और वो भी पूरे दिल के साथ, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है वो मैं आपको कई बार बताता हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि आप जो यहाँ पर पढ़ करके जाते हो उनको ब्लैंक शीट पर आप लिखना स्टार्ट किया करो कि हमने आज क्लास के अंदर क्या पढ़ा है, ठीक है। और जितना ज्यादा आप रिकॉल कर पाए, जितने ज्यादा कंसेप्ट, जितने ज्यादा फॉर्मूले, डेरिवेशन खुद से कर पाए, तो इसका मतलब है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी हो गई। स्टार्टिंग में शुरू करोगे 10% कर पाएगा कोई फिर 20%, 25%। एक दिन ऐसा आएगा 20 दिन बाद, 30 दिन बाद कि आपको पूरी क्लास रिकॉल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उससे आपकी दो चीजें इंप्रूव होगी, एक तो मेमोरी इंप्रूव होगी, दूसरा रिवीजन प्रॉपर्ली कैसे किया जाता है वो आपको पता लगेगा। कई लोग रिवीजन जब करते हैं ना तो पेजेस गिनते हैं, अच्छा 5 पेज है, 15 मिनट में रिवीजन कर लिया, तो ये रिवीजन प्रॉपर नहीं है। अगर 3 घंटे की क्लास है, 4 घंटे की क्लास है, तो जितना समय क्लास में लगा है उतना ही टाइम आपको रिवीजन में लगना चाहिए। वो तभी लगेगा जब ब्लैंक शीट पर करोगे, जब खाली शीट पर करोगे, तो वो आपका प्रॉपर रिवीजन होगा। ये रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका है। दूसरी चीज, जब आप डीपीपी सॉल्व करते हो, डीपीपी के क्वेश्चंस करते हो, तो कई सारे क्वेश्चंस में जैसे मैंने वहां सॉल्यूशन नहीं दिए, क्योंकि वो क्लास के अंदर जो कंसेप्ट बताते हैं ना उसके अंदर से निकली हुई बात होती है, ठीक है। बहुत सारी चीजों को मिलाकर के एक स्टेटमेंट जो बनता है वो वाली बात होती है, तो बहुत सारी चीजें नहीं लिख सकते। तो क्लास के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आपको पता लग जाता है कि हाँ इसका आंसर जो होगा वो ये ऑप्शन होगा, आपने टिक लगा दिया, है ना। कुछ क्वेश्चन जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह है, आप अटेम्प्ट करो, अगर आपने उसको गलत अटेम्प्ट कर लिया, गलत फॉर्मूला लगा दिया या गलत कंसेप्ट लगा दिया, तो आपका जो आंसर निकलेगा वहां पर तो आप क्रॉस मारो। फिर जो सॉल्यूशन दे रखा है डीपीपी के अंदर, उस सॉल्यूशन को आप वहां पर लिखो, दोबारा लिखो, ठीक है, अच्छे से क्रॉस मारो। कोई भी फेयर और रफ नहीं होता। फेयर और रफ के चक्कर में यदि आप अभी भी पढ़ रहे हो जैसे बचपन में क्या करते थे, तो बेकार काम है। क्योंकि अगर आपने रफ वर्क को फेयर वर्क यदि कर लिया तो इसका मतलब है कि रफ में जो आपने गलतियां की थी उन गलतियों को आपने हटा दिया, ठीक है। क्रीम पाउडर जो लगाना जो होता है ना वो लगा दिया आपने, तो वो भविष्य में भी आपको वो गलतियां नजर नहीं आएगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा वो गलतियां रहेगी। आप दोबारा गलतियां करोगे तो गलतियों से सीखने का तरीका क्या है, गलतियां बार बार दिखनी चाहिए। तो जो आपके नोट्स एक बार जो बनते हैं उसी में आप अच्छे से क्रॉस लगा दो,
ठीक है। जब जब भी आप नोट्स रिवाइज करोगे तो वो गलती वापस नजर आएगी, गलती वापस नजर आएगी तो उस तरह की गलती दोबारा नहीं होगी, है ना। बच्चे बोलते हैं ना सिली मिस्टेक्स कैसे रिमूव करूं सर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे से गलतियां ना हो, ठीक है। हमारे जैसे लोग जो थे मैं बता रहा हूं आपको, कैलकुलेटर दे दो तो आप कैलकुलेटर से तो 100% रिजल्ट आते थे, मतलब कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होती, उसके अलावा कंसेप्ट में, ठीक है, कोई गलती नहीं होती थी मैक्सिमम टाइम पर, कि जो चीजें पड़ी हुई है वहां पर हमारी एक्यूरेसी लगभग 100% होती थी लगभग। अब आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे लगभग 90% क्लास के अंदर की अंडरस्टैंडिंग और क्लास के अंदर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 10% को तो छोड़ दो। ऐसा मेरे साथ में भी हुआ था जब मैंने गेट में ऑल इंडिया 15th रैंक हासिल की थी, तो उस समय मेरे साथ में भी हुआ था कि लगभग 10-15% क्वेश्चन, 10-15 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं किसी नोट्स में नहीं होते, एग्जाम होने से पहले किसी नोट्स में नहीं होते, एग्जाम होने के बाद में तो हर कोई इसको ऐड कर देता है, लेकिन एग्जाम होने से पहले वो दुनिया के किसी नोट्स में नहीं होता है। तो मान लो 100 मार्क्स का जैसे गेट का एग्जाम है, तो उसमें से 85 मार्क्स हमारी पकड़ में थे कि 85 मार्क्स में आपका कंट्रोल है, आप जितने ला सकते हो उतने लाओ। तो वहां पर यदि आप बेस्ट इफिशिएंसी रखोगे, अपनी 90% इफिशिएंसी रखोगे, तो मान लो 90 मार्क्स का आपको आता था और 90% इफिशिएंसी यानी कि 81 मार्क्स के आसपास आ गए, आपके 80 मार्क्स के आसपास आ गए, ऐसे टॉपर्स बनते हैं, टॉपर्स ऐसे बनते हैं। लेकिन हमारा जीवन किस चीज में निकल जाता है कि वो 10% क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते, और ऐसा हर एग्जाम में होता है। और पूरे साल भर में इतनी सारी स्टेट से इतने सारे जेईएन एग्जाम, इतने सारे एईएन एग्जाम, फिर सेंट्रल के एग्जाम, तो बहुत सारे एग्जाम्स हो जाते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो 10-10 क्वेश्चन हर एग्जाम में से निकाल लो तो 4-5 हजार क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जो कि उस साल किसी न किसी एग्जाम में आए, लेकिन वो वेस्टेज है, वो क्वेश्चंस वाकई में क्वेश्चंस है ही नहीं, वो उसी पर्टिकुलर एग्जाम का क्वेश्चन था जो उस एग्जाम में आया, दोबारा नहीं आएगा, दोबारा आने के चांसेस नहीं है। लेकिन जो 90% क्वेश्चन जिस पर आपकी नजर नहीं है, ठीक है, उन 10% क्वेश्चंस के पीछे भाग रहे हो, वो सिलेक्शन नहीं देगा आपको। सिलेक्शन कौन सा देगा? 90% मैटर, जो आपको आना चाहिए था, जो आपको आता भी है, जो नोट्स में भी है, जो आपको टीचर ने पढ़ाया भी है। लेकिन वहां पर जितनी ज्यादा एक्यूरेसी रखोगे तो रिजल्ट आएगा। उन 10% के पीछे मत भागना, क्योंकि ये 10% हर एग्जाम में बदलता है। बात समझ आ रही है मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो आप लोग कैसे प्रिपरेशन करोगे, मैं कैसे करता था, टॉपर्स कैसे करते हैं। तो जब भी कोई बच्चा आता है तो मैं उसको बोलने के लिए इसीलिए बोलता हूँ कि उसने ऐसा क्या किया कि अल्टीमेटली उसको फिर सक्सेस मिल गई, कि ऐसा क्या चेंज, क्या बदलाव उसने किया, है ना, क्या उसने प्रोसेस किया। तो बच्चे कई सारे शर्मीले होते हैं, आकर के प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल पाते, क्योंकि पहला दिन होता है उनका। जब मेरे को अभी भी याद है पहला दिन मेरा, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो 15 मिनट के अंदर तो मेरा गला ऐसा सूख गया था ना कि मैंने, मतलब बच्चे ने कंडीशन देख करके, बच्चा जो है जाकर के पानी वानी शरबत वरबत लेकर के आया, और उस दिन मैंने आधे घंटे में क्लास खत्म कर दी। आधे घंटे के बाद मैंने क्लास ली नहीं, 1 घंटे की क्लास थी, ठीक है, आधे घंटे में क्लास खत्म कर दी, उसके बाद मैंने क्लास ली नहीं। तो मुझे पता है जो बच्चा आता है प्लेटफॉर्म पर, उसके लिए इतना ईजी नहीं होता है कि वो कुछ बोले, कुछ बताए। तो मैं तो आपको बताता ही रहता हूँ, लेकिन बच्चे से बच्चे बहुत आसानी से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हाँ इसने सक्सेस पाई है, सर तो इतने पुराने आदमी हो गए, पुरानी चीजें अब थोड़ी ना चलती होगी। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस भी कुछ बोलता है ना, बहुत सारी चीजें मैं शेयर भी करता रहता हूँ। आजकल मैंने शेयर करना भी शुरू कर दिया है कि जो कुछ हो रहा है उसके बारे में लोगों को बताया जाए, ठीक है। दिल से सुनोगे आवाज तो वो आपके ब्रेन तक पहुंच पाएगी, ठीक है। नहीं सुनोगे दिल से तो फिर दिक्कत रहेगी, है ना। तो पढ़ते समय देखो, इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। मैं बार बार बोलता हूँ आपसे, मानता हूँ मैं इस बात को कि कई सारी चीजें ऐसी होती है जो रटनी पड़ेगी, आईएएस कोर्स वगैरह है, लेकिन उसमें भी हम अपनी समझ डाल देते हैं, ठीक है, कि चीजों को समझ करके यदि देखो याद करना है ना, फालतू का वो आपने देखी मूवी कौन सी, 3 इडियट्स देखी है, ठीक है, उसके अंदर वो फालतू का कुछ स्टेटमेंट वहां पे लिखता है, 2-3 नाम लिखता है और बोल देता है ओपन बुक एग्जाम है, जाकर के जो है सर्च करके इसका मीनिंग बताओ कि क्या है। कभी उन्होंने ना तो देखी उस टर्म को, ना कभी, तो रिकॉल कहां से होगा? देखी हुई चीज, समझी हुई चीज अगर फैक्ट भी है ना तो वो आपको रिकॉल हो पाएगी, नहीं तो नहीं रिकॉल होगी। उल्टी सीधी कोई टर्म आपके सामने लिख दे और उसकी आपकी कोई इमेज दिमाग में नहीं बनी ना, तो वो रिकॉल भी नहीं होगी। आप आज याद करोगे कल भूल जाओगे, कल याद करोगे परसों भूल जाओगे, 6 महीने के अंदर तो आपको पता भी नहीं रहेगा कि आपने क्या पढ़ा था, है ना। तो जब भी आप कोई फैक्ट भी याद रखते हो तो आप लोगों को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो उसमें डालनी पड़ेगी, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डालो, कुछ तो डालो उसके अंदर, ताकि वो टर्म हमें याद रहे, ठीक है। बात आ गई समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिया था, बताओ कंसेप्ट क्या था? वो कंसेप्ट था कि प्रेशर किस तरीके से वेरी करता है। तो प्रेशर का z के साथ वेरिएशन, बताओ प्रेशर का z के साथ वेरिएशन क्या है? डेल P बाय डेल Z क्या है? कैसे जा रहा हूं मैं? ऊपर जा रहा हूं। डेल P बाय डेल Z इज इक्वल टू माइनस रो जी। डेल P बाय डेल Z
इज इक्वल टू प्लस रो जी। ऊपर जाओगे तो माइनस रो जी, नीचे जाओगे तो प्लस रो जी, है ना। तो प्रेशर ऊपर जाने पर माइनस रो जी एच हो जाएगा और नीचे जाने पर प्लस रो जी एच हो जाएगा। पूरी एफएम के अंदर, पूरी एफएम के, पूरी सिविल के अंदर जब जब भी प्रेशर दिया जाएगा तो वो गेज प्रेशर होगा, है ना। और एब्सोल्यूट देना पड़ेगा तो वो बताएगा आपको, तो ब्रैकेट में लिख देता है एबीएस, ठीक है। जब दे रहा होता है डेटा तब भी वो बताना पड़ता है उसको, जब पूछ रहा होता है कि प्रेशर निकालो तब भी वो पूछेगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर निकालो। जब वो ऐसा नहीं करे तो हमेशा गेज प्रेशर का आंसर देना होता है, चाहे वो एक स्टेटमेंट हो, एक थ्योरी वाला स्टेटमेंट हो, है ना। तो प्रेशर के बारे में इस चीज को तो आप समझ लो, ऐसा नहीं न्यूमेरिकल्स में ही काम आएंगी चीजें, हर जगह न्यूमेरिकल्स इसलिए करते हैं ताकि आप लोग थ्योरी के जवाब भी दे पाए, अंडरस्टैंडिंग बने। मैंने बोला बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ क्या है, ये सारे न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस है। एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, न्यूमेरिकल कहां से बनते हैं, जो एक्चुअल लाइफ में जो इंजीनियर्स जो देखते हैं साइट पर काम करते हुए, तो उसी का क्वेश्चन बना करके आपको दे दिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो, कोई क्वेश्चन दिया था क्या मैंने लास्ट क्लास में, या हो गया था सारा क्लास में? क्लास में हो गया था सारा? कोई टॉपिक हेडिंग वगैरह कुछ डाली है आपने? क्वेश्चंस करवाने थे मुझे, है ना, लास्ट हमारा क्वेश्चंस ही चल रहा था। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन करो फिर आप, ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नोट करो। An inverted U-tube manometer, an inverted U-tube manometer, an inverted U-tube manometer, an inverted U-tube manometer is connected to two horizontal pipes, is connected to two horizontal pipes A and B, two horizontal pipes A and B, through which the water is flowing, through which the water is flowing, through which the water is flowing. The vertical distance between, the vertical distance between the axis of the pipe, axis of these pipes is 30 centimeter. Axis of these pipes is 30 centimeter. Axis of these pipes is 30 centimeter. When an oil of a specific gravity 0.8, when an oil of a specific gravity 0.8 is used as a gauge fluid, is used as a gauge fluid, is used as a gauge fluid. Gauge fluid मतलब जो आपकी जो YouTube होती है उसके अंदर जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, क्वेश्चन के अंदर ये बताया हुआ है, ठीक है। इज यूज्ड एज ए गेज फ्लूइड, द वर्टिकल हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, द वर्टिकल हाइट ऑफ द वाटर कॉलम्स इन द टू लिम्ब ऑफ द इन्वर्टेड मैनोमीटर। इन्वर्टेड मैनोमीटर सबने देखा था, कल बताया था मैंने आपको। ट्यूब जो है वो दो पाइप जो आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, अगर ऐसे ट्यूब यदि जा रही है तो नॉर्मल है, अगर उल्टी करके ऐसे ट्यूब यदि आप बना देते हो तो ये इन्वर्टेड है ना। तो इन्वर्टेड आपको यहां पर केस दिया हुआ है ना, नोट करो। द वर्टिकल हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द टू लिम्ब ऑफ द इन्वर्टेड मैनोमीटर, ब्रैकेट में लिखो, when measured from the respective center lines of the pipes, when measured from the respective center lines of the pipes are found to be same, are found to be same, are found to be same and equal to 35 centimeter, are found to be same and equal to 35 centimeter. Determine the difference of pressure between these pipes. Determine the difference of pressure between the pipes. कहीं पर भी मैंने आपको as given in the figure बोला है क्या? नहीं बोला तो फिगर नहीं दिया हुआ है,
तो क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर खुद से बनाना होगा, मैं नहीं बना रहा हूं फिगर, है ना। तो फिगर आप लोग बनाओ अच्छे तरीके से, फिर बताओ कि इसका आंसर क्या है। कंसेप्ट वही लगेगा जो लास्ट क्लासेस में हमने देखा था। कंसेप्ट क्या था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जिसके नीचे या ऊपर लिक्विड कैसा मिले, सेम मिले, और प्रेशर बराबर कर देंगे। मैनोमीटर में न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे तो आपका एक ही कंसेप्ट है ये वाला, याद है सारे न्यूमेरिकल जो किए थे P1 बराबर P2, बस यही लगाना है। ठीक है, करो, ट्राई करो और जल्दी करो, है ना। अरे रे 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 सपना, मैनोमीटर कौन सा है, इन्वर्टेड वाला फिगर बनेगा। अब इन्वर्टेड पे भी सेम लेवल है या नहीं है, ठीक है। दूसरा फिगर मैं देख रहा हूँ बच्चे ने जो बनाया है वो सेम लेवल है या नहीं है, क्वेश्चन के अंदर पढ़ो, उससे पता लगेगा कि सेम लेवल है या ऊपर नीचे है। सही तरीके से फिगर बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हो सकता है पहला ट्रायल करो आपसे नहीं बन पाए, है ना, तो कोई बात नहीं, फिर दूसरा ट्रायल कर लो। लेकिन आप लोग ही फिगर बनाओ, है ना, बिना फिगर बनाए इस क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल पहली लाइन से शुरू हुआ करो, वो हिंट देता जाए, वैसे वैसे फिगर में आगे चलते जाओ, ठीक है। सही फिगर आपका बन जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको न्यूमेरिकल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी हो तो फिगर्स पे ध्यान दिया करो, है ना। और मैनोमीटर की कैलकुलेशन में करेक्ट फिगर बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है, उसके बाद तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। मेरे हिसाब से सब लोगों ने ट्रायल कर लिया। अब मैं बता देता हूँ आपको, हाँ 2.256 सही है, लगभग आंसर आपका पहुंच गया सही जगह पर, ठीक है। द आंसर इज करेक्ट। देखते हैं जरा, एन इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर इज कनेक्टेड। इन्वर्टेड है तो हम यहाँ पर इन्वर्टेड बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये दो पाइप्स यहाँ पर निकाल दिए, कहाँ जुड़ेंगे कैसे जुड़ेंगे अभी देख लेंगे हम। पहले उसने बोला इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड बना लो, कम से कम ये चीज तो लगेगी, है ना। इन्वर्टेड यूट्यूब आपने बनाया, फिर देखो इज कनेक्टेड टू टू हॉरिजॉन्टल पाइप्स ए एंड बी। हॉरिजॉन्टल पाइप्स है लेकिन दोनों सेम लेवल पर, ये नहीं बोला उसने, तो पाइप्स हम बाद में बनाएंगे, रुक जाते हैं अभी। थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग, वाटर फ्लो कर रहा है। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ दीज पाइप, ये पाइप होगा, इसकी एक्सिस मतलब सेंटर, और ये पाइप होगा, इसकी एक्सिस मतलब सेंटर, उन दोनों के बीच में गैप बता रखा है 30 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो लेट्स से कि एक पाइप तो आपका इस जगह पर है, ठीक है। लेट्स से कि आपका एक पाइप तो इस जगह पर है, और जो दूसरा पाइप है, ठीक है, वो हम 30 सेंटीमीटर नीचे बना देते हैं। तो लेट्स से कि जो दूसरा पाइप है वो आपका इस जगह पर है, ठीक है। दिस इज द सेंटर पॉइंट एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट। इसको हमने कह दिया ये ए है एंड लेट्स से कि ये बी है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो एक्सिस है, इन दोनों के बीच में गैप बता रखा है उसने, ठीक है। व्हाट इज द गैप, गैप बता रखा है 30 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको बोल देंगे आप, दिस इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर। फिर देखो जरा, when an oil of specific gravity 0.8 is used as a gauge fluid, ठीक है। तो यहाँ पर एज ए गेज फ्लूइड यहाँ पर ऑयल यूज कर रहे हैं जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 0.8 है, क्वेश्चन के अंदर ये बोला है। इन दोनों में तो वाटर फ्लो कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वहां से भी हिंट मिल जाएगा कि जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो आपका ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, ठीक है। यहाँ तो दोनों में वाटर है, तो वाटर लिख देते हैं हम कि बोथ द पाइप्स आर हैविंग वाटर, ठीक है। The vertical height of the water column in the two links of the inverted manometer, ठीक है। The vertical height of the water column, तो यहाँ पर वाटर कॉलम होगा, ठीक है। इस जगह पर भी आपका जैसे वाटर कॉलम है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ तक पानी है, और वर्टिकल हाइट, ठीक है, क्या बोला इसने, the vertical height of the water column in the two links of the inverted manometer when measured from the respective center lines of the pipes are found to be same। दोनों जो ये हाइट है ये दोनों सेम है ना, और दोनों सेम कितनी है उसमें बताया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो ये भी 35 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर भी जो लेवल है वो 35 सेंटीमीटर का है। बात समझ में आ गई क्या। अब मैंने एक को नीचे और एक को ऊपर बनाया था,
इसको मैंने ऊपर बनाया था, इसको मैंने नीचे बनाया था, तो यहाँ पर मेरे को पानी थोड़ा सा ऊपर दिखाना पड़ा तब 35 मिला, और यहाँ पर फिर पानी आएगा जो 35 तब जाकर के मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये लाइंस जो है ये पता लगेगी, ये लाइंस कुछ इस तरीके से बनेगी। और आपका जो बाकी का डेटा अगर कुछ है तो देखो जरा, बाकी का डेटा कुछ दिया है क्या उसने? ठीक है, डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन दीज पाइप्स। ठीक है, इस पाइप्स के बीच में आपको प्रेशर डिफरेंस बताना है, तो पीए माइनस पीबी बताना है। वो कौन सी जगह है जहां पर आप प्रेशर इक्वेट करोगे? वो कौन सी जगह है जहां पर आप प्रेशर इक्वेट करोगे? तो क्या वो ये वाली लाइन है जहां पर प्रेशर इक्वेट किया जाएगा? तो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट। इक्वेशन लगा देंगे P1 बराबर P2। ठीक है, व्हाट इज दैट इक्वेशन? अगर कोई P1 बराबर P2 इक्वेशन लगाता है तो आपको क्या मिल रहा है मुझे बताओ जरा, इस तरफ से कैलकुलेशन करवाओ। तो सबसे पहले Pa लिखा, ठीक है, माइनस होगा क्या, ऊपर जा रहे हैं फ्लूइड में, सेम फ्लूइड है क्या, यहाँ से यहाँ तक सेम फ्लूइड है, तो दैट इज इक्वल टू कौन सा है, पानी है। तो Pa माइनस 10⁻³ ये तो रो हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय रो GH कितना 0.35। ठीक है, पहुंच गए क्या फर्स्ट पे? फर्स्ट पे पहुंच गए। अब इधर से चलो सेकंड पॉइंट के लिए, अगर इधर से चलते हैं तो ये कितना होगा, देखो जरा, दिस इज इक्वल टू PB, यहाँ पर है तो PB, उसके बाद में ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, वापस आपके पास में इक्वेशन ये आएगी 10⁻³ into 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 आया क्या? हाँ 0.30, कौन सा 0.30? ये वाली जो हाइट इसने बताई है ये यही तो बताइए कि यहाँ पर वाटर कॉलम जो बना, जो वाटर कॉलम बना वो दोनों तरफ सेम है और वो 35 सेंटीमीटर है। आपके आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस भी आ रहा था, हो सकता है आपने गलती की हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये वाली हाइट कोई बता सकता है कि जो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, इस डायग्राम से दिख रहा होगा, 30 में 35 ऐड करो और यहाँ 35 में 30 ऐड करो, सेम लेवल पे पहुंच रहा है, बात समझ में आ रहा है? तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, नजर आएगा, दिस डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर और लेकर के जाना है, बताओ क्या करेंगे, -800, तो ये तो रो है किसका, ऑयल का, मल्टीप्लाइड बाय G यानी कि 9.81 मल्टीप्लाइड बाय H यानी कि 0.30। तो इस इक्वेशन से अगर आप सॉल्व करोगे डिफरेंस आ जाएगा आपके पास में 2354.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस समझ आ रही है? डायग्राम के अंदर उसने कुछ बातें बोली थी। पहली तो ये YouTube इन्वर्टेड मैनोमीटर है ना, इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड बना दिया मैंने, जब तक मैंने पाइप बनाए नहीं थे। फिर इसने बोला कि पाइप की जो एक्सिस है, पाइप की एक्सिस किसको कहते हैं, पाइप का जो एक क्रॉस सेक्शन है उसकी एक्सिस उसकी लेंथ के अलॉन्ग होगी। तो इन दोनों पाइप्स की एक्सिस के बीच में जो गैप है वो 30 सेंटीमीटर का है। क्वेश्चन मैंने एक बार पहले पढ़ ही रखा था, तो मुझे पता था कि उसने कभी भी किसी को ऊपर नीचे नहीं बोला, तो मैंने कहा एक जगह पे ट्राई कर लो, किसी भी एक को ऊपर और किसी भी एक को नीचे बना लो, है ना। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ इसको ऊपर लेते हुए इसको नीचे बनाते हुए और इन दोनों के बीच का जो गैप था वो 30 सेंटीमीटर दिखा दिया। हो गया, डायग्राम समझो आप जरा, ये 30 सेंटीमीटर तक पहुंच गए, किसी भी एक को ऊपर और किसी भी एक को नीचे बना दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहीं पर भी कुछ नहीं बोला इस चीज के बारे में, तो हमने कोई भी एक अरेंजमेंट बना दिया। कई बार क्या होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर आपने ऐसे डायग्राम बनाया, मान लो एक ट्राई किया और ऐसे डायग्राम बनाया, आगे जाके जो डेटा दे रखा है उसमें मान लो फंस जाओ आप, उसमें अगर डेटा अगर आपको ऐसा दे रखा है कि जो कि सेट हो ही नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब आपको उल्टा बनाना चाहिए, है ना। तो ऐसा कहीं फंसेगी आप, इसलिए बोला था कि जो वाटर कॉलम बन रहा है वो 35 सेंटीमीटर की हाइट पर है और बी वाले पाइप में भी वो 35 सेंटीमीटर की हाइट तक जा रहा है। इतनी हाइट तक पानी है, इतनी हाइट तक पानी है, तो बीच में फिर ऑयल होगा, तो हमारा जो सिस्टम बना है उसमें ऑयल ऐसे आ रहा है। अगर आपने इसको नीचे बनाया होगा तब भी आपके आंसर सेम आएंगे, ठीक है। अगर आप इसको नीचे बनाते हो तो फिर अरेंजमेंट आपको जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से ये वाला लेवल फिर नीचे दिखेगा और इधर वाले में फिर ऊपर लेवल दिखेगा, तब भी आपको आंसर सेम मिलेगा। बात आ गई समझ में? तो डायग्राम कैसे बनाते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई। हमेशा जो दिमाग में चल रहा होता है ना उसको लेकर के डायग्राम नहीं बनाना चाहिए। इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने 2 पाइप दे दिए और डायग्राम इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही होता है। लेकिन क्वेश्चन लिखवाते समय भी मैंने बोल दिया था कि ध्यान रखो इन्वर्टेड है, तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड में उल्टा बनेगा ऐसे, ठीक है। हमेशा जब प्रेशर इक्वेट करोगे तो ऊपर सेम लिक्विड को ढूंढोगे, जब नीचे नॉर्मल वाला जब डायग्राम बनता है तो नीचे की तरफ लिक्विड सेम मिलता है, ठीक है। आंसर मिल गया क्या एग्जैक्टली ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ मैंने बोला था आपको कि एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो चलो उस फेवरेट क्वेश्चन को ढूंढ लेता हूं मैं।
चलो जब तक एक क्वेश्चन और कर लो, है ना, वो क्वेश्चन मैं ढूंढता हूँ, जब तक एक क्वेश्चन और कर लो, फिर उस क्वेश्चन को करके इस टॉपिक से हम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? नोट करो। क्वेश्चन है, देखो, a differential manometer is connected at the 2 points. A differential manometer is connected at the 2 points A and B. The differential manometer is connected at the 2 points A and B of the two pipes as given in the figure. आसान हो गया क्या क्वेश्चन? As given in the figure. नोट करो। The pipe A contains the liquid. The pipe A contains the liquid. The pipe A contains the liquid of specific gravity 1.5. Of specific gravity 1.5, while the pipe B contains the liquid. While the pipe B contains the liquid of specific gravity 0.9. 0.9. The pressure at A and B. The pressure at A and B are 1 kilogram force per centimeter square. 1 kilogram force per centimeter square and 1.80 kilogram force per centimeter square. 1 kilogram force per centimeter square and 1.80 kilogram force per centimeter square respectively. Find the difference in the mercury level. Find the difference in the mercury level in the differential manometer. Find the difference in the mercury level in the differential manometer. सभी लोग डायग्राम बनाओ। तो डायग्राम क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन वैसे भी इजी होने वाला है, बस आपको यूनिट्स वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी तो इजी रहेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी यहां दी थी मैंने आपको 1.5, ये तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और जो यहाँ का प्रेशर दिया हुआ है ए पॉइंट का, ये 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। बी में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, और यहाँ पर आपको जो प्रेशर गिवन है वो 1.8 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये डेटा तो मैंने आपको स्टेटमेंट में भी दे दिया है ना। इसके अलावा यहाँ पर लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड, ये हो गया आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है? दिस इज द मैनोमेट्रिक फ्लूइड। मैनोमेट्रिक फ्लूइड में कुछ बोला है क्या उसने? ठीक है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड के बारे में उसने कुछ बताया नहीं है। The pipe A contains the liquid of specific gravity 1.5, this is 0.9, ठीक है? और the pressure at A and B are given, find the difference in the mercury level, बोल तो दिया mercury level, है ना? तो यहाँ पर जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो मरकरी है, ठीक है? HC यहाँ पर गिवन है। इसके अलावा यहाँ पर जो सेंटर लेवल नजर आ रहा है, दिस इज द सेंटर ऑफ द पाइप, ठीक है? तो सेंटर ऑफ द पाइप से सेंटर ऑफ द पाइप के बीच की जो डिस्टेंस है ये फिगर में आपको दी हुई है, दिस इज इक्वल टू 3 मीटर, ये 3 मीटर के बराबर है। इसके अलावा जो आपको डेटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि ये वाला जो लेवल है, ठीक है, इसको कैसे बोलेगा? अगर वर्ड्स में बोलना हो तो बड़े आराम से हो सकता है, डायग्राम को देना आपको, वो क्या बोल देगा, ठीक है, द लेवल डिफरेंस बिटवीन द पाइप्स, ठीक है, इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है? या फिर आप बोल सकते हो कि जो पाइप ए है दैट इज 3 मीटर अबव द सेंटर लेवल ऑफ द पाइप बी, पाइप बी का जो सेंटर है उससे 3 मीटर ऊपर है, और वो बोल देगा कि जो लेफ्ट लिम्ब है उसमें जो पानी आपका है, ठीक है, या जो मर्करी लेवल है दैट इज बिलो 2 मीटर बिलो द सेंटर ऑफ पाइप बी,
सेंटर ऑफ पाइप बी से 2 मीटर बिलो है, ऐसे करके वो आपको जानकारी दे सकता है। क्वेश्चन के अंदर ये 2 मीटर है, बात समझ में आ रहा है? तो हो सकता है कभी आपको ये डायग्राम ना दे, आपको वो स्टेटमेंट दे दे और स्टेटमेंट से फिर आपको डायग्राम खुद को बनाना पड़े। ये जो आपका लिक्विड है ये इसमें एंटर करेगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला लिक्विड रहेगा, और इसमें जो लिक्विड है आपका 0.9 स्पेशल ग्रेविटी वाला वो यहाँ से यहाँ तक नजर आएगा, और ये लिक्विड मर्क्यूरी। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जब तक मैं आपका वो जो फेवरेट क्वेश्चन है मेरा उसको ढूंढता हूँ। ठीक है, करो। क्या पूछा है आपसे उसको भी मार्क कर लेना है ना, उसको H मान लो और H मान करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। सब लोग कर पा रहे हैं? बढ़ो आगे बढ़ो फटाफट। बस आपको इसमें एक ही कंसेप्ट लगाना है। कंसेप्ट क्या है कि वो लेवल ढूंढो जहां पर आपका लिक्विड सेम मिल जाए आपको नीचे, है ना। तो वो लेवल ये है, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज योर सेकंड पॉइंट। इक्वेशन क्या लगा देंगे फिर से, P1 इज इक्वल टू P2, है ना। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पर प्रेशर्स बराबर कर देंगे। अब इक्वेशन को ना एक और तरीके से लगा के दिखाता हूँ, आप लोग सारे लोग इधर भी ध्यान देना। इक्वेशन को लगाने का एक और तरीका भी होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां से रीड करते हुए आप उधर पहुंच जाओ, पीबी पे पहुंच जाओ। ऐसे करवा दूं मैं इस इक्वेशन को देखो एक और भी तरीका होता है, बच्चे ऐसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब मैं कॉपी चेक करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि ऐसे भी सॉल्व करवाया जाता है और जगह पे, है ना। लेकिन उससे बढ़िया तरीका ये होता है जो मैं आपको देता हूँ कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, प्रेशर विल बी सेम, आधी जानकारी इधर से रीड कर लो, आधा उधर से रीड कर लो। ठीक है, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। चलो आंसर निकाला क्या दोनों? 0.18 सही है। द आंसर इज 0.181 मीटर, है ना, 0.181 मीटर। इसमें लेवल डिफरेंस पूछा था, यानी कि आपसे ये, यानी कि इसको मर्करी की रीडिंग भी कहते हैं, इसको आप बोलते हो कि मैनोमीटर रीडिंग है ये, है ना, मैनोमीटर रीडिंग है ये। आपसे ऐसे भी बोल सकता हूँ फाइंड द मैनोमीटर रीडिंग, यानी कि आपको H निकालना है। ठीक है, बताओ जरा, अगर आप जो ये तरीका है ना इसी से चलो तो कैसे लिखोगे इसको? आप लिखोगे PA, वहां का प्रेशर PA है और PA को भी दे रखा है, तो PA लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा PA की वैल्यू डाल दो, है ना। तो PA की वैल्यू डालोगे तो ये 1 किलोग्राम फोर्स है। मैंने बोला था आपको सिर्फ मास दिया हुआ है, न्यूटन में चेंज रहना, न्यूटन में चेंज हो गया, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो यहाँ पर ये 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। अब क्या ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बन गया क्या? आप सारे लोग देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया। आगे चलो, ठीक है, तो ये PA लिख दिया। PA के बाद में डायरेक्टली हम यहाँ उतर पाएंगे कि इस जगह पर उतर पाएंगे। 3 और 2 5 मीटर, 5 मीटर की हाइट तक ये वाला लिक्विड है। तो आप इक्वेशन लिखो, प्लस 1500 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय हाइट है 5। ठीक है, उतर गए यहाँ तक, इस जगह तक आ गए, यहाँ से और नीचे उतरो। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा ये, प्लस कितना मरकरी वाला, यानी कि 13,600 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 रो जी हो गया, मल्टीप्लाइड बाय H, है ना। अभी तक इक्वेशन में एक ही अननोन है H, सॉल्व करेंगे तो H मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, P1 का मामला हो गया कि यहाँ तक खत्म। आप यहाँ से उतरते उतरते इस जगह तक आ गए, तो इस जगह का प्रेशर P1 बोला हुआ है आपने, तो P1 कितना है? P1 इतना है। अब P2 निकाला है, P2 बताओ P2। अब इसको तो छोड़ना ही और इधर से शुरू हो जाना। PB है इस जगह का प्रेशर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में सेम फ्लूइड में सेम प्रेशर होता है। एक एक लाइन को, एक एक शब्द को ध्यान से सुनो, मैं क्या बोला? हॉरिजॉन्टल लाइन है, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है, सेम फ्लूइड है, तो प्रेशर बराबर है। ये कंडीशन लगेगी तब होगा, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक यानी कि इक्विलिब्रियम तो मेंटेन हो ही जाता है, तो ये हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में रहता है यहाँ पर जो फ्लूइड होता है। तो सेम लेवल पर सेम फ्लूइड में सेम प्रेशर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक सेम चल रहा है, तो प्रेशर इस जगह का इस जगह के प्रेशर के बराबर होगा। तो यहाँ पे प्रेशर है PB में प्लस कर देंगे इतना, है ना। तो PB में प्लस करवा दो, एक ही टर्म आएगी बस, तो ये हो जाएगा PB। अच्छा, PB को भी हम लिखेंगे, बताओ PB कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर? PB दिया आपको 1.8, तो 1.8 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 9.81, है ना। क्योंकि किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में जब चेंज करते हैं तो किलोग्राम का मतलब मास दिया हुआ है आपको, उसका फोर्स जब बनाना होगा, यानी कि न्यूटन में जब चेंज करोगे तो ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये कन्वर्ट करवा दिया मीटर स्क्वायर में, आ गया। तो ये प्रेशर है किसका? B का, प्लस कर देंगे, बताओ कितना करें? प्लस हो जाएगा 900
है ना, मल्टीप्लाइड बाय 9.81 रो जी एच, एच कितना है, एच है 2 प्लस एच, है ना। तो ये इक्वेशन पूरी की पूरी आपकी हमने काम किया है न्यूटन और मीटर में, और इक्वेशन में एक ही इन लोगों ने एच सॉल्व किया इन लोगों ने, तो रिजल्ट मुझे बताया कि एच का रिजल्ट आ रहा है 0.181 मीटर आ रहा है कि सब लोगों का, यानी कि 18.1, है ना, 18.1 सेंटीमीटर के बराबर वहां पर हाइट आ रही है। सब लोगों की आ गई। चलो अब ध्यान देना, इसी को करने का एक और तरीका भी बताता हूं मैं, कि आप ऐसे भी काम कर सकते हो, है ना। मैं आपको टुकड़ों में बताता हूं कि आप P1 और P2 बराबर कर दो। कई लोग ऐसे करते हैं, यहां से चलते चलते लास्ट तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो हम ऐसे चलना शुरू करते हैं। देखो, अगर आप P1 बराबर P2 ना लगाए, है ना, एक और तरीका बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व, ठीक है। देखो सारे लोग देखो, इसको तो मैं हटा रहा हूं। वो जो तरीका लोग यूज करते हैं, उस तरीके में आपको क्या नजर आएगा, इसी इक्वेशन से दिखा देता हूं मैं। देखो सुनो, यहां से PA से चलना शुरू किया तो पहली टर्म तो यही आएगी, पहली टर्म आ गई। उसके बाद में आप यहाँ नीचे उतरे, इस जगह तक आए, फिर उसके बाद में और नीचे उतरो, यहाँ तक आए। अब यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर के बराबर है, इसका मतलब आप यहाँ चले गए। फिर उसके बाद में ऊपर जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ तक पहुंच जाओगे तो यहाँ का प्रेशर यहाँ के बराबर है, बराबर पीबी लिख दोगे उसको, कि वो पीबी के बराबर होना चाहिए। तो लिखने का तरीका क्या होता है, देख लो भी एक बार। ये किया, फिर प्लस किया, उसके बाद में मरकरी में गए, आप यहाँ तक पहुंच गए इस जगह पर, तो इस जगह से यहाँ चले जाएंगे। इन दोनों जगह के प्रेशर बराबर है, यहाँ का प्रेशर यहाँ का है, तो आपने अब तक की जो कैलकुलेशन करी है वो इस जगह का प्रेशर आ गया। अब इस जगह के प्रेशर में अगर आपको ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस रो जी एच, है ना। तो यहाँ पर आपको जो ये टर्म मिलेगी, इसके अंदर आपको ये माइनस करना पड़ेगा, माइनस वाली टर्म आएगी, ठीक है। और ये जो आपके पास में अब इक्वेशन बनी है ना, ये जो इक्वेशन बनी है, आप कहाँ पहुंच गए, चलते चलते। ये जो आपने ये चीज की है, अब ये आप चलते चलते इस जगह पर पहुंच गए। यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर के बराबर है, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू पीबी। तो इसको बराबर कर सकते हो, वो जो टर्म लिखी थी आपने 1.8 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻⁴, ऐसे भी जा सकते हो, दोनों से सेम रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आपने जो इक्वेशन बनाई थी उसमें मैंने इस वाली टर्म को भी उधर रखा हुआ था, ठीक है। P1 और P2 को बराबर करके दोनों से सेम ही रिजल्ट आएंगे, ठीक है। आगे चले। हाँ, वो क्वेश्चन मिल गया मुझे, है ना, नोट करो, ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन है, अ पाइप कंटेन्स एन ऑयल, और हिंट नहीं दूंगा मैं, है ना, क्योंकि हिंट देंगे तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। अ पाइप contains an oil of specific gravity 0.9. A pipe contains an oil of specific gravity 0.9. A differential manometer connected at the 2 points A and B shows the difference in the mercury level at the 2 points A and B shows a difference in the mercury level as 15 centimeter, Find the difference of the pressure 15 है ना, 15 सेंटीमीटर लिखा आपने। Difference in the mercury level is 15 centimeter. Find the difference of the pressure at the 2 points. Find the difference of the pressure at the 2 points. उन 2 पॉइंट्स पर प्रेशर का डिफरेंस बताना है आपको। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलो बनाओ इसका फिगर और फिर ट्राई करो कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा।
डायग्राम बन गया क्या? बनाओ। डिफरेंशियल मैनोमीटर का क्वेश्चन है ये, है ना। डायग्राम को अच्छे से बनाओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तो गलत है ना। पहला गलत आंसर तो आ गया। हाँ 18.68। इन्होंने जो आंसर बताया बिल्कुल सही है, ठीक है, इनका आंसर बिल्कुल सही है। बाकी लोग भी ट्राई करो। अरे रे सपना, और सभी लोग एक ही गलती कर रहे हैं। हाउ मेनी पाइप्स आर देयर इन द क्वेश्चन? एक पाइप है या दो पाइप है? लेकिन हमारे दिमाग में क्या है, डिफरेंशियल मैनोमीटर बोला तो दो पाइप बनाएंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से हुई है ना, इसीलिए तो मेरे को सबसे फेवरेट लगता है क्वेश्चन कि बच्चे जैसे डिफरेंशियल मैनोमीटर बोलते हैं दो गोले दिखा देते हैं। मैं जब तक यहाँ से लेकर के वहां तक घूमा ना, सबने दो गोले बनाए, इसने भी दो गोले बनाए थे, लेकिन क्वेश्चन में आके जाके फंसा है तो इसको पता लग गया, फिर इसने गोले में ही वो पाइप सीधा लंबा बना दिया। ठीक है, पहले तो इसने भी दो गोले बनाए थे, फिर उसके बाद में इसने ऐसा पाइप बनाया और बोला कि भैया एक तो पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, और इन दो पॉइंट्स के बीच में आपने बैरोमीटर को डाल रखा है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपका फिगर तभी बनेगा जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि क्वेश्चन के अंदर जो आपका जो डेटा दिया गया है उसमें दो पाइप है ही। सब लोग गोले बना के बैठे हैं, एक गोला यहाँ बनाया, दूसरा गोला यहाँ बनाया, उसके बाद में फिर डेटा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डेटा डलेगा कैसे? दो पाइप है ही नहीं, पाइप ही एक है ना। नहीं, वो भी गलत है। 18 पॉइंट जो इन्होंने बताया वो आंसर करेक्ट है। देखो अब मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा देता हूँ। अब पाइप, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ, आपने छोड़ दिया आप पाइप मतलब एक पाइप, ठीक है। हिंदी में अ पाइप मींस ओनली वन पाइप, ठीक है, बहुत बढ़िया। अ पाइप कंटेन्स एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना? 0.9। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 का लिक्विड फ्लो कर रहा है ना सपना। कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी का? 0.9 का, ठीक है। अ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टेड। आप ऐसा काम करोगे कई बार, अभी आगे जाके वेंचुरी मीटर पढ़ोगे, ओरिफिस मीटर पढ़ोगे, है ना, आप पिटोट वगैरह पढ़ोगे, तो आप एक ही पाइप के अंदर इस अरेंजमेंट को लगाओगे। तो ये डिफरेंशियल मैनोमीटर है जो कि डिफरेंस देता है दो पॉइंट्स के बीच का, दो पाइप्स के बीच का नहीं देगा, दो पॉइंट्स के बीच में। दिन भी दो पॉइंट्स के बीच में इसको लगा दोगे, उन दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर का डिफरेंस दे देगा, ठीक है। तो चलो, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड है एट द 2 पॉइंट्स A and B, shows the difference in the mercury level as 15 सेंटीमीटर, है ना। तो 15 सेंटीमीटर का यहाँ पे डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल है। तो यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, लेट्स से कि दिस इज द लेवल डिफरेंस, और ये कितने का है? दिस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का यहाँ पे लेवल डिफरेंस है ना। और मर्करी कहाँ से कहाँ तक है? मर्करी आपने ऐसे बनाया, दिस इज द मर्करी, ये मर्करी रहेगा, ठीक है, दिस इज द मर्करी। इसमें जो आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है 0.9 वाला, वो 0.9 वाला लिक्विड यहाँ भी आ जाएगा, और ये 0.9 वाला लिक्विड यहाँ पर भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर एट द टू लिम्ब, है ना। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर एट द 2 पॉइंट्स। हाँ देखिए, कुछ बोल रहे हैं? ठीक है, वेरी गुड, है ना। द आंसर इज करेक्ट, 18.68। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट को हमने नाम दिया, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास में हाइट वगैरह नहीं थी, ठीक है। तो मैं हाइट मान लेता हूँ कि लेट से कि ये वाली जो हाइट है आपके पास में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दिस हाइट इज इक्वल टू h1, ये h1 मान लो, और इस वाली हाइट को h2 मान लो। किसी को कोई दिक्कत? h1 और h2 मान लेता हूँ। वैसे तो h2 तो दे रखा है ना, इसको मानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये तो आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है, बस हमने इस वाली हाइट को h मान लिया है ना। फिर h1 और h2 तो मान ही नहीं, h मान लो, दिस हाइट इज इक्वल टू h। अब क्या इक्वेशन लगाओगे बताओ, और किस जगह पर लगाओगे, ठीक है। अब बताओ जरा किस जगह पर और क्या इक्वेशन लगेगी। ये वो लाइन है जिसके नीचे सेम लिक्विड है, सेम फ्लूइड में, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में प्रेशर बराबर होते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट, क्या कर देंगे? इक्वेशन है P1 इज इक्वल टू P2। फिर से ये इक्वेशन लगाओ। तो ये इक्वेशन जब लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको? देखो यहाँ से प्रेशर रीड करवा दोगे क्या?
इसके प्रेशर को मैंने पीए कह दिया, फिर यहां से इस जगह से नीचे आ रहे हो क्या, सेम लिक्विड चल रहा है यहाँ तक, एक साथ लगा दे इक्वेशन, तो क्या इक्वेशन लग जाएगी, लिखवाओ, प्लस 900 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय हाइट यहाँ से यहाँ तक, तो दैट इज इक्वल टू h प्लस 0.15, है ना। यूनिट्स वगैरह का ध्यान रखना, आप पूरी यूनिट हमेशा न्यूटन और मीटर की प्रैक्टिस करो, है ना, न्यूटन और मीटर की, तो न्यूटन में और मीटर में, ये मैं मीटर में मान रहा हूँ, इसको मीटर में मैंने कन्वर्ट करवा दिया 0.15, है ना। तो ये इक्वेशन सेट हुई। यहाँ पर आ गया क्या, ये P1 आ गया क्या, P1 को किसके बराबर करना है, P2 के बराबर, तो उस तरफ से इक्वेशन लिखो, तो दैट इज इक्वल टू PB प्लस 900 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय h, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में मरकरी दिया, क्या दिया है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर, है ना, डिफरेंस इन द मरकरी लेवल, कहीं ना कहीं पे मरकरी वर्ड उसने यूज किया हुआ है, तो मरकरी लेवल यहाँ पर है ना, तो दिस इज इक्वल टू 13,600, ये तो इसकी डेंसिटी हो गई, मल्टीप्लाइड बाय 9.81 रो जी h कितना है 0.15। ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, क्या आपको इस वाली टर्म की तरह नजर आ रहा है, जब ये h से मल्टीप्लाई होगा तब, तो ये h वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, और आपको क्वेश्चन में साफ सुथरा PA माइनस PB दिख जाएगा, है ना। तो PA माइनस PB कितना दिख रहा है, आप मुझे बता दो। तो इन्होंने बताया सर ये आ रहा है 18,688 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से आ गया 18,688। आपको सीखने से अगर कोई रोकता है तो बस वो चीज होती है जो आपके दिमाग में कैद हो जाती है, ठीक है। आप हर एक क्वेश्चन को नए क्वेश्चन की तरीके से नहीं आप पढ़ते हो, बच्चा बहुत जल्दी से सीखता है क्योंकि उसका दिमाग खाली होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कई सारे लोग ना गलत चीजें जो पढ़ते हैं ना, उनको पहले तो उनका दिमाग खाली करना पड़ता है कि उसको तो खाली करो, अब नए सिरे से शुरुआत करो। तो जब भी कोई क्वेश्चन आया है, कंसेप्ट तो हमारा यही है, प्रेशर बराबर करेंगे, डिफरेंशियल मैनोमीटर 2 पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस देता है, वो 2 पॉइंट अलग अलग पाइप में हो सकता है, वो 2 पॉइंट आपके सेम पाइप में हो सकते हैं, है ना। तो आपकी जो इमेज जो आपको बार बार क्वेश्चन पे पढ़ते जो आपको बन रही थी कि 2 अलग अलग पाइप ऐसे घूम ले, ये नहीं सीखने थे आपको, ठीक है। क्या करना था, एक सिंगल पाइप था, उसको कनेक्ट करना था, अरेंजमेंट बनाना था, और ऐसा अरेंजमेंट आप कई बार पढ़ते हो, अभी FM स्टार्ट हुई है ना, तो आप बेसिकली जब वेंचुरीमीटर वगैरह में पढ़ोगे तो आपको ये बार बार नजर आएंगे, ठीक है। आगे चले गया, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में अगर आप फंस जाते हो, क्वेश्चन का डायग्राम आपका सही नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी क्लियर नहीं हुई, आप दोबारा से क्वेश्चन को वापस फ्रेम करो, जैसे इन्होंने किया था, है ना, कि पहले इन्होंने 2 पाइप बनाया, उसके बाद में इनका नहीं बन पाया अरेंजमेंट, तो इन्होंने क्वेश्चन को दोबारा रीड किया अच्छे से, पता चला ओ ये क्या हुआ, ये तो एक ही पाइप है, फिर इन्होंने एक पाइप बना, यही हुआ था ना भानुस, ठीक है। देखो समझो आप मेरी बात को, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हो ना, आप डायग्राम जरूर बनाओ। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग से परफेक्ट डायग्राम बन गया, जो आपकी इमेजिनेशन चल रही है, तो आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो